तो चलिए आज हम देखते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। अब रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है ये भी हम ध्यान से सीखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये दो डायग्राम यहाँ पर शो किए हैं। आप ऐसा समझिए कि एक बॉक्स पर दो फोर्स लग रहे हैं 5-5 न्यूटन के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस बॉक्स पर टोटल फोर्स कितना लगा, तो आप समझ गए होंगे कि क्योंकि दोनों 5-5 न्यूटन के फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए वो जुड़ जाएंगे और हम ये बोल सकते हैं कि आपके बॉक्स पर बेसिकली 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा है। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों 5-5 न्यूटन फोर्स का रिजल्टेंट बोल सकते हैं। यानी कि रिजल्टेंट का मतलब होता है टोटल इफेक्ट, यानी कि वो अकेला फोर्स जो पिछले दोनों फोर्सेस के बराबर अकेला होगा। ठीक है, तो उस अकेले फोर्स को उन दोनों पिछले फोर्सेस का क्या कहा जाएगा, रिजल्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल सिंपल है तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रेजेंट की है। तो यहाँ पर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट अगर हमें दो वेक्टर्स का निकालना है, क्योंकि फोर्सेस आप जानते हैं क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए पहला जो 5 न्यूटन का फोर्स है उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, और दूसरा जो 5 न्यूटन का फोर्स है उसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की ये लेंथ 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करती है, और ठीक इसी पॉइंट से लेकर के और यहाँ H2 तक की लेंथ क्या करती है, फिर से 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करती है। और आप जानते हैं कि अगर एक वेक्टर की लेंथ 5 न्यूटन है, दूसरे वेक्टर की लेंथ भी 5 न्यूटन है, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कितनी लेंथ बन गई, तो नेचुरली हम कहेंगे कि 5 + 5 कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम क्या कह सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको पता है वेक्टर के केस में इस पॉइंट को हम बोलते हैं टेल, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं हेड। तो यहाँ पर जो T1 और H1 लिखे हुए हैं, इसका मतलब है टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और H1 का मतलब है हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। और मैं मान लीजिए इस 5 न्यूटन को फर्स्ट वेक्टर मान रहा हूँ। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा 5 न्यूटन वाला वेक्टर है फोर्स, उसको मैंने क्या किया, उसके टेल को बोल दिया T2 यानी कि टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, और उसके हेड को बोल दिया H2 यानी कि हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। और आप यहाँ पर वो T2 और H2 भी देख सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक 5 न्यूटन के फोर्स के जस्ट आगे मैंने दूसरा 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगा रखा है। या आप टेक्निकल लैंग्वेज में इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये एरो आपके पहले वेक्टर का हेड है, तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये दूसरे वेक्टर का टेल है। यानी कि आपने पहले के हेड के साथ दूसरे का क्या मिला दिया है, टेल मिला दिया है। और अगर आप एक लाइन खींचें पहले के टेल से लेकर के दूसरे के हेड तक, तो वो आपको रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो देगी। तो यहां पर आप देखिए क्या लिखा है मैंने, कि टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी कि टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इज जॉइंड टू द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आप यहां देखिए ये जॉइन मैंने कर रखी है हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के साथ। तो ऐसा आपने ज्वाइन कर दिया, और ऐसा करने के बाद आपने क्या किया, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया, रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पहले की टेल से लेकर के और दूसरे के हेड तक एक लंबी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां पर मैंने लिखा है द लेंथ फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। आप ये देखिए टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ये जो आपको नजर आ रही है यहां पर लाइन, तो ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से ही शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखा गया है, द लेंथ फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। क्योंकि आप देखिएगा अगर ये 5 सेंटीमीटर है
5 न्यूटन के लिए और अगला भी 5 सेंटीमीटर है 5 न्यूटन के लिए, तो आप ये समझ गए होंगे ये 10 सेंटीमीटर किसके लिए है, 10 न्यूटन के लिए है। यानी कि आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेने के लिए पहले वेक्टर के टेल से लेकर के और दूसरे वेक्टर के हेड तक चलना पड़ेगा, और उस लाइन की लेंथ आपको क्या देगी, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उस लाइन की डायरेक्शन आपको क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो आप यहां देखिएगा कि दोनों फोर्सेस ये 5-5 न्यूटन के कहां थे, राइट साइड में थे, इसीलिए आप ये देखो ये एरो भी राइट में है और ये एरो भी राइट में है, तो राइट में एरो जब राइट में एरो के साथ जुड़ेगा तो नेचुरली इनके रिजल्टेंट से जो नया एरो बनेगा, मान लीजिए उस रिजल्टेंट वेक्टर के लिए मैं ये एरो यूज कर रहा हूं, तो ये भी कहां होगा, राइट साइड में ही होगा, और आप ये चीज यहां पर भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो आप क्या करें, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिला दें, और फिर ऐसा करने के बाद क्या करें, पहले की टेल से लेकर के दूसरे की हेड तक जो खींची गई लाइन है, उस लाइन की लेंथ आपको रिजल्टेंट वेक्टर का क्या देगी, मैग्नीट्यूड, और उस लाइन की ही डायरेक्शन आपको क्या देगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगी। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है कि किस तरह आप हेड टेल मेथड का यूज करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जिस तरह ये दोनों वेक्टर तो सेम डायरेक्शन में थे, अगर इन डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में दो वेक्टर हों तो उनका रिजल्टेंट हम इस हेड टेल मेथड का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा था कि पहले वेक्टर के हेड के साथ हम क्या करते हैं, दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ देते हैं, और ऐसा करने के बाद पहले वेक्टर के टेल से लेकर के और दूसरे वेक्टर के हेड तक एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन की लेंथ हमें क्या देती है, उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उस लाइन की डायरेक्शन हमें उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देती है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखिएगा ए और बी वेक्टर जो आपको दो दिए गए हैं इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज वी विश टू ऐड टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज शोन इन द डायग्राम। यानी कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं हम इनको ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पर ऐड करने का मतलब है कि हम इनका कंबाइंड इफेक्ट देखना चाहते हैं, यानी कि इनका रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वेक्टर ए के लिए ओ से लेकर के पी तक एक ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इस पर लिख दिया वेक्टर ए, और वेक्टर बी के लिए आप देखिए पी से लेकर के क्यू तक एक ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया और इसके ऊपर लिख दिया वेक्टर बी। आपको ये चीज़ पता है कि जब तक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन चेंज ना की जाए तब तक वो वेक्टर सेम ही रहता है। आप अगर ध्यान से देखें इस डायग्राम में ए पार्ट में आपके ए वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है, यानी कि जितनी इस लेंथ को आप मेज़र कर पाएंगे उतनी ही लेंथ ओ से लेकर के पी तक की भी है। यानी कि अगर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये भी आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। और क्योंकि ए वेक्टर की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कहाँ है, राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर भी एरो कहाँ है, राइट हैंड साइड पर। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर इसको ए वेक्टर बोलेंगे तो यहाँ पर भी इस ओ से लेकर के पी तक के वेक्टर को हम क्या बोल देंगे, ए वेक्टर बोल देंगे। सिमिलरली आप ये देखिए जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ बी नज़र आ रहा है यहाँ पर भी पी से लेकर के क्यू तक की लाइन उसी डायरेक्शन में है, यानी कि ना डायरेक्शन चेंज हुई है और ना ही आपने मैग्नीट्यूड चेंज किया है। यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ पी से लेकर के क्यू तक की है। तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने सिर्फ क्या किया, इन अलग अलग दिखने वाले वेक्टर्स को एक तरफ से जोड़ दिया ताकि हम क्या कर सकें, इनका रिजल्टेंट पिछले मेथड के अकॉर्डिंग निकाल सकें।
तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय ओ क्यू। ओ क्यू कहाँ से कहाँ है, देखिए इस पॉइंट ओ से लेकर के और क्यू तक है, यानी कि आपका जो पॉइंट ओ है वो पहले वेक्टर का टेल है और जो क्यू है वो कहाँ है, वो दूसरे वेक्टर के हेड तक गया हुआ है। तो आपको जो पिछली बार बताई गई थी चीज़ कि जो आपका रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर की टेल से लेकर के और दूसरे वेक्टर के हेड तक होता है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमने इस डायग्राम ए के अंदर दिखने वाले वेक्टर्स को डायग्राम बी में किस तरह से रीअरेंज किया और रीअरेंज करने के बाद कैसे हमने उनका रिजल्टेंट आर निकाला। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लस बीच में लगा हुआ है, इस प्लस का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये आर वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ओ से लेकर के पी वेक्टर प्लस पी से लेकर के क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ से लेकर के क्यू वेक्टर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। या आप इसको ए बी और आर की टर्म्स में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो मेथड हमने सीखा कि किस तरह से पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे की टेल लगा करके हम दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं, इससे आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि जैसे एक ट्रायंगल आपके सामने बन गई है। आपको ऐसा लग रहा होगा, देखिए ओ से लेकर के पी तक ट्रायंगल की एक साइड है, पी से लेकर के क्यू तक ट्रायंगल की दूसरी साइड है और ओ से लेकर के क्यू तक ट्रायंगल की तीसरी साइड है। ठीक है, तो इसीलिए इस मेथड को कई बार बोला जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का ये कौन सा मेथड है, ट्रायंगल वाला मेथड है। अब इसका मतलब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें इस डायग्राम के अंदर जो बात कही गई है वो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर कहा गया है कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, यहाँ तक की बात हम पहले समझते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके ट्रायंगल की दो साइडें दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हों और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हों कि दोनों वेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, यहाँ तक की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब समझिए क्या है। देखो ओ से लेकर के पी तक आपने पहले वेक्टर को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और आपने मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया और डायरेक्शन की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया, यानी कि ओ से लेकर के पी तक की जो लेंथ है वो आपके ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ओ से लेकर के पी तक की जो डायरेक्शन है वो आपके ए वेक्टर की डायरेक्शन है। सिमिलरली ये जो ट्रायंगल की दूसरी साइड आपको दिखाई दे रही है, इस दूसरी साइड पी क्यू ने क्या किया है, आपके दूसरे वेक्टर यानी कि बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी और डायरेक्शन की टर्म्स में भी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पी से लेकर के क्यू तक आपके बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन पी से लेकर के क्यू तक की है वही आपके वेक्टर बी की डायरेक्शन भी है। तो आप एक मिनट के लिए ऐसा समझिए कि आपकी ये जो दो साइडें हैं ट्रायंगल की, ओ से लेकर के पी और पी से लेकर के क्यू, इन दो साइडों ने बेसिकली दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है और मैग्नीट्यूड की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया है और डायरेक्शन की टर्म्स में भी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों जो साइडें हैं जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उन दोनों वेक्टर्स का जो ऑर्डर है वो सेम है। अब ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या होता है वो देखिए ध्यान से, यानी कि अगर आप ओ से चलना शुरू करते हैं और पी पर जाते हैं तो बगैर आप एक फ्लो को तोड़े हुए
P से सीधा कहाँ मुड़ सकते हैं, Q पर मुड़ सकते हैं। यानी कि अगर शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप ये कह सकते हैं कि O से लेकर के P और P से लेकर के Q हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें घूमना पड़ रहा हो। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं चलूंगा अभी O से P और फिर P से Q, तो आप कर्सर के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए O से लेकर के P और फिर P से लेकर के Q, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ये दोनों वेक्टर्स हैं, A वेक्टर और B वेक्टर, इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो कुछ ऐसी हैं कि दोनों की डायरेक्शंस को अगर इकट्ठा मिला दिया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम घूम रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान से देखिएगा कि जो O से लेकर के Q तक की डायरेक्शन है वो इन दोनों डायरेक्शन से अपोजिट ऑर्डर में है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं गया O से P और फिर गया P से Q और फिर आया Q से O, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो ये लूप ट्रेवल किया है ये एंटी क्लॉकवाइज किया है। लेकिन अभी क्या है, अभी आप देखिए O से P चले और P से Q चले, तो यहाँ तक तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस आती है। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके लिए आपको, आप ध्यान से देखिए, Q से O नहीं चलना बल्कि O से लेकर के Q तक चलना है। तो नेचुरली अगर आप O से लेकर के Q तक चलोगे तो आपको कुछ ऐसी फीलिंग आएगी कि O से लेकर के Q तक शायद आप जैसे क्लॉकवाइज चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम ऑर्डर का मतलब है सेम सेंस में और अपोजिट ऑर्डर का मतलब है अपोजिट सेंस में। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि O से P गए, P से Q गए और Q से O आए, तो इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस, क्योंकि हमने सेम सेंस में एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। ठीक है। लेकिन अगर आप चलते हैं O से Q और Q से P और P से O, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो चलने की सेंस है वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो आप यहाँ जो एरो ड्रॉ किए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये देख सकते हैं कि O से P और P से Q तो जैसे हमें लग रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, लेकिन O से Q हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि दो साइडें जो ट्रायंगल की हैं, यानी कि OP और PQ, वो तो सेम ऑर्डर में है, यानी कि सेम सेंस ऑफ रोटेशन में है, जबकि जो तीसरी साइड है OQ वो अपोजिट सेंस ऑफ रोटेशन में है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें दो वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रूप में रिप्रेजेंट करती हैं और कुछ इस तरीके से कि दोनों साइडों पर जो दो वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड होती है जो कि ऑपोजिट ऑर्डर में ली गई होती है, वो तीसरी साइड आपको उन दोनों वेक्टर्स के क्या देगी, रिजल्टेंट की वैल्यू देगी। यानी कि जो दो वेक्टर आपके सेम सेंस में है, सेम ऑर्डर में है, उनका रिजल्टेंट आपको ये जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली गई है A और B के मुकाबले, तो ये तीसरी साइड आपको क्या देगी, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगी। एक बार आप फिर से ध्यान से पढ़िए कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड both in magnitude and in direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and in direction by the third side of the triangle taken in the opposite order। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप देखिए ट्रायंगल के अंदर तीन साइडें होती हैं, तो तीन में से दो साइडें तो क्या कर रही हैं, आपके दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नीट्यूड के तौर पर भी और डायरेक्शन के तौर पर भी, और दोनों वेक्टर्स की जो सेंस है या जो ऑर्डर है वो कैसा है, सेम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कौन देगा, जो ट्रायंगल की तीसरी साइड बच गई वो देगी। और कहाँ है वो तीसरी साइड, वो इन दोनों वेक्टर्स को
जो आपकी लाइनें रिप्रेजेंट कर रही हैं उनके ऑर्डर से अपोजिट ऑर्डर में है। और जो ये तीसरी आपकी लाइन है ट्रायंगल की, ये आपको जो रिजल्टेंट देगी वो मैग्नीट्यूड के तौर पर भी देगी और डायरेक्शन के तौर पर भी देगी। यानी कि ओ से लेकर के क्यू तक आपके रिजल्टेंट का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन ओ से लेकर के क्यू तक की है वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो ट्रायंगल की दो साइडें तो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर, और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल की थर्ड साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो कुल मिलाकर के इतनी आसान सी चीज जो है, इतनी आसान सी जो डेफिनेशन है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ठीक है, हमने बोल तो दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये आर क्या है, रिजल्टेंट है, लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए आप यहाँ ये जो आपको तीसरी इमेज यहाँ कर्सर के ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो आप अगर ध्यान से देखें, ओ से लेकर के पी तक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया गया है, पी से लेकर के क्यू तक वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया गया है, और आप देखिए दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो जो ट्रायंगल की तीसरी साइड है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, वो आपको क्या देगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि आर वेक्टर देगी। तो पहली कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस आर वेक्टर का क्या निकाल लें, मैग्नीट्यूड निकालें। तो उसके लिए देखिएगा ध्यान से, हम कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस जो है वो करने जा रहे हैं। तो आप ऐसा कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ओ से लेकर के पी तक और जो ये आगे डॉटेड लाइन बढ़ा रखी है, ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और आप अगर ध्यान से देखें, P से लेकर के और Q तक की ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, एरो ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर B की। तो ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे वेक्टर A और वेक्टर B की डायरेक्शंस के बीच का एंगल। फिर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट Q से नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और जहां पर परपेंडिकुलर गिरता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं N। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि Q से हमने जो परपेंडिकुलर डाला वो, और P से ये जो आगे डॉटेड लाइन बढ़ाई वो, ये दोनों लाइनें जहां मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, N का नाम दे देते हैं। तो आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा कि अगर आपको O से लेकर के Q तक का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, आपके R वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, O से लेकर के P तक की जो लेंथ है, मान लीजिए वो A है, और P से लेकर के Q तक की जो लेंथ है, मान लीजिए वो B है। यानी कि अब मैं वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, अगर मैं A वेक्टर और B वेक्टर के ऊपर से ये वेक्टर सिंबल हटा दूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो मैं ये मान रहा हूं कि O से लेकर के P तक जो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको मैं A से रिप्रेजेंट करूंगा, और P से लेकर के Q तक जो ये लेंथ है आपका, उसको मैं बोलूँगा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और उसको मैं सिंपली B से रिप्रेजेंट करूँगा। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस ट्रायंगल के अंदर यानी कि PNQ ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा करके P से लेकर के N तक की जो लेंथ है वो भी निकाल सकता हूँ, N से लेकर के Q तक की जो लेंथ है वो भी निकाल सकता हूँ। और आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपको N से लेकर के Q तक की लेंथ पता चल गई, ठीक है, और अगर आपको P से लेकर के N तक की लेंथ पता चल गई, तो आप क्या करेंगे, इस ONQ ट्रायंगल के अंदर सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और नीचे आपका ये बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रायंगल है QNP यानी कि यही वाली QNP, इस ट्रायंगल में QN/PQ आप देखिएगा, ये QN तो आपका परपेंडिकुलर है, और ये जो PQ है ये आपका क्या है,
हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आप जानते हैं साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से आपने वैल्यू किसकी निकाल ली, क्यू एन की वैल्यू निकाल ली। तो क्यू एन की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। सिमिलरली आप ये देखिए पी एन हमारा बेस है और पी क्यू हमारा हाइपोटेनस है और बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस थीटा। तो इसीलिए पी एन बाय पी क्यू आप यहाँ देख सकते हैं, पी एन बाय पी क्यू वो कोस थीटा के बराबर होगा और यहाँ से आप पी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं बी कोस थीटा। तो अब ध्यान से देखो आप, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ P से N आप देखिए B कोस थीटा है तो O से लेकर के P तक हमने मैग्नीट्यूड कितना माना हुआ है, A का। तो आप ये देखिए O से लेकर के N तक टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, A और प्लस में B कोस थीटा। तो आप इस चीज़ को यहाँ देख सकते हैं कि O से लेकर के जो N तक की लेंथ है वो A प्लस बी कोस थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बेस। और परपेंडिकुलर जो आपका कह लो कि क्यू एन है वो हमने बी साइन थीटा पहले निकाल ही रखा है। तो अब आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर लगाइए। यहाँ पर देखिएगा आप ये इक्वेशन जो लिखी गई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर तो हो गया a प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक a है और आगे आपका p से n तक b कोस थीटा है। तो कुल मिलाकर के a प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ आपका कंप्लीट जो बेस है उसका स्क्वायर, और प्लस क्यू एन तो आप जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा और यहाँ से आ जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। तो आप ये देखिए आपके पास रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यानी ये चीज़ आपकी बेसिकली ओ से लेकर के क्यू के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि आपके रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, यानी कि आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर किसके बराबर आ जाएगा आप समझ सकते हैं, इस तरफ सारी की सारी जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और अगर आपके पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और अगर आपको दोनों के बीच का एंगल पता हो, आप ध्यान से देखिए ये थीटा जो है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, ये थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शंस हैं उनके बीच का ये एंगल है। तो अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल पता हो तो इस इक्वेशन में पुट करके आप रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर के O से लेकर के और Q तक की जो लेंथ है यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको इस इक्वेशन से क्या हो गया, पता चल गया। लेकिन R तो एक वेक्टर है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने से तो काम चलेगा नहीं, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। देखो बोलने को तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि O से लेकर के Q की डायरेक्शन में जो ये एरो है तो जो डायरेक्शन इस OQ लाइन की है वही डायरेक्शन हमारे रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर की भी है। लेकिन सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन है कौन सी, हमें पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा O से लेकर के P तक जो ये A वेक्टर है, आप ध्यान से देखिए इस A वेक्टर के साथ आपका रिजल्टेंट वेक्टर एक एंगल बना रहा है कुछ, और उस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया, सपोज करो बीटा नाम दे दिया। तो अगर ये बीटा मुझे पता चल जाए तो मैं सिंपली ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि जी जो A वेक्टर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से बीटा एंगल बनाते हुए जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताने का एक तरीका है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आप कह लीजिए कि मान लो बीटा आ गया 30 डिग्री सपोज कर लो, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से
30 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना हुआ है, तो उस 30 डिग्री पर जो लाइन है वो लाइन की डायरेक्शन आपके रिजल्टेंट वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं ये बीटा निकाल सकूं तो इस बीटा की हेल्प से मैं क्या करूंगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को निकाल लूंगा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रही है O से लेकर के N और N से लेकर के Q, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप टेंजेंट बीटा निकाल लें तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट जो थीटा होता है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो देखें तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। यानी कि जो टेंजेंट बीटा इस ट्रायंगल में होगा वो होगा QN और डिवाइड बाय NO। तो आप यहां देख सकते हैं QN बाय NO बोल लो या ON बोल लो। तो QN तो हम जानते हैं, Q से लेकर के N आपका किसके बराबर है, B साइन थीटा के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो बेस है आप देखिएगा इस पूरी की पूरी ट्रायंगल का, ये किसके बराबर है, ये है A और प्लस में ये वाला पार्ट यानी कि B कोस थीटा। तो नीचे क्या आ जाएगा, A प्लस B कोस थीटा। तो हमने लिखा कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइड बाय A प्लस B कोस थीटा। यानी कि आप यहाँ क्या करेंगे, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड तो पुट करेंगे ही करेंगे, साथ में दोनों के बीच में जो एंगल है, ऊपर उस एंगल का साइन और यहाँ पर उस एंगल का कोस। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और वो हो जाएगी टेंजेंट बीटा के बराबर। तो वहाँ से हम बीटा की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि मान लो B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कोस थीटा को सोल्व करने के बाद आपको 1 मिल गया। कंप्लीट कितना मिल गया, 1। तो आप ये जानते हैं कि 1 जो होता है वो टेंजेंट 45 होता है। तो यहाँ जो आपको राइट हैंड साइड पर 1 मिला है उसको आप 1 ना लिख करके टेंजेंट 45 लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और फिर क्या होगा, फिर आप बोलोगे कि टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 45, तो इसका मतलब है बीटा अपने आप कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है कि अगर आपको यहाँ जो आपको ये B साइन थीटा डिवाइड बाई A प्लस B कोस थीटा को सोल्व करने के बाद कोई भी नंबर मिल जाएगा तो हम उस नंबर के हिसाब से बीटा कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। और मैंने आपको समझाया कि मान लीजिए अगर इक्वल टू के निशान के राइट हैंड साइड पर जो ये एक्सप्रेशन है, मान लो इसको सोल्व करने के बाद आपको 1 मिल गया, तो नेचुरली 1 कब होता है, टेंजेंट 45 पर ही तो होता है। तो 1 की जगह आप टेंजेंट 45 लिख दीजिए। तो आप ये देखिए कि tan बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45, सो बीटा इज इक्वल टू 45। तो आप ये कह सकते हैं कि A वेक्टर की डायरेक्शन से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो लाइन है तो उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर इसका सॉल्यूशन 1 आता है तो। लेकिन अगर कुछ और आता है तो नेचुरली बीटा फिर उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने इस पेज पर यही देखा कि किस तरह से दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइडें रिप्रेजेंट करती हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर, और जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, वो आपको क्या देगी, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट देगी जिन दोनों वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइडों ने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देखा कि मैथमेटिकली हम कैसे उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इस तरीके से आप बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर बता सकते हैं। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की ये आपके पास क्या है, एक पूरी डेफिनेशन है।